अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। कल मुल्क भर में कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बलियों की 16 नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में अब तक के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज में नून लीग को सबसे ज़्यादा 12 हलकों पर कामयाबी हासिल हुई है और वो ना सिर्फ अपनी छोड़ी हुई तमाम नशिस्तें वापस हासिल करने में कामयाब हो गई है, बल्कि पंजाब असम्बली की एक ऐसी नशिस्त भी जीत गई है जिसे तहरीक इंसाफ ने छोड़ा था। कल के ज़िमनी इलेक्शन में कौमी असम्बली के 5 हलकों में से नून लीग को 2 हलकों में कामयाबी मिली है, जबकि पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को एक नशिस्त मिली है और खैबर पख्तूनख्वा से एक नशिस्त पर आज़ाद उम्मीदवार के हाथों तहरीक इंसाफ को अपसेट शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा पंजाब असम्बली की 12 में से 9 नशिस्तों पर नून लीग को कामयाबी मिली है और तमाम हलकों में ज़िमनी इलेक्शन के नताइज का आम इंतखाबात के नताइज से जायज़ा आपके सामने रखते हैं। कौमी असम्बली के हल्के N119 लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की छोड़ी हुई नशिस्त पर इलेक्शन हुआ, जहां नून लीग दोबारा कामयाब हो गई है। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के अली परवेज़ मलिक को 60,918 वोट मिले, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के शहजाद फारूक को 34,094 वोट मिले। जबकि 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात पर नजर डालें तो इस हल्के में नून लीग और तहरीक इंसाफ दोनों का वोट बैंक कम हुआ है, मगर नून लीग की फतह का मार्जिन बढ़ गया है क्योंकि तहरीक इंसाफ का वोटर कम बाहर निकला है, क्योंकि 8 फरवरी को मरियम नवाज ने 83,855 वोट हासिल किए थे, जबकि शहजाद फारूक ने 68,376 वोट हासिल किए थे और यूं मरियम नवाज ने पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार से 15,479 वोटों से कामयाबी हासिल की थी। और कल होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग को 26,824 वोटों के फर्क से कामयाबी मिली है। इसके अलावा कसूर से कौमी असम्बली के हल्के N132 से शहबाज शरीफ कामयाब हुए थे, लेकिन उन्होंने लाहौर से कौमी असम्बली की नशिस्त अपने पास रखी थी, इसलिए कल इस हल्के में ज़िमनी इलेक्शन हुआ और एक दफ़ा फिर नून लीग कामयाब हो गई। नून लीग के मलिक रशीद अहमद खान 1,37,768 वोट लेकर कामयाब हो गए, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर 86,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। और आम बात यह है कि इस हल्के से नून लीग ने अपना वोट बैंक बरकरार रखा है, लेकिन तहरीक इंसाफ का वोट बैंक काफ़ी कम हुआ है और नून लीग की फतह का मार्जिन भी बढ़ गया है, क्योंकि 8 फरवरी के इलेक्शन में शहबाज शरीफ ने 1,37,768 वोट हासिल किए थे, जबकि तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर को 1,11,116 वोट मिले थे और शहबाज शरीफ से उनकी शिकस्त का मार्जिन 26,116 वोट था, जो इस दफा बढ़कर 51,768 वोट हो गया है। यानी यहां भी एक बड़े मार्जिन से नून लीग जीती है। इसी तरह लाहौर से पंजाब असम्बली की नशिस्त PP 147 हमजा शहबाज ने खाली छोड़ी थी, क्योंकि उन्होंने कौमी असम्बली की नशिस्त अपने पास रखी थी और ज़िमनी इलेक्शन में दोबारा नून लीग कामयाब हो गई है। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के मोहम्मद रियाज मलिक ने 31,841 वोट हासिल किए, जबकि आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद खान मदनी 16,548 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। आम बात यह है कि इस हल्के से भी दोनों उम्मीदवारों के वोट कम हुए हैं, लेकिन नून लीग की फतह का मार्जिन बढ़ गया है, क्योंकि 8 फरवरी के इलेक्शन के नताइज के मुताबिक हमजा शहबाज ने 51,838 वोट लिए थे और तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता मोहम्मद खान मदनी ने 46,494 वोट लिए थे और 5,344 वोट से हार गए थे, मगर इस दफ़ा उन्हें 15,293 वोटों से शिकस्त हुई है। इसी तरह PP 158 लाहौर से 8 फरवरी के इलेक्शन में शहबाज शरीफ कामयाब हुए थे, लेकिन वो कौमी असम्बली चले गए, इसलिए कल इस हल्के में ज़िमनी इलेक्शन हुआ और दोबारा नून लीग ही कामयाब हो गई। कल के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के चौधरी मोहम्मद नवाज को 39,946 वोट मिले, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोनिस सलाही को 27,980 वोट मिले। आम बात यह है कि जहां इस हल्के में नून लीग के वोट बैंक में थोड़ा बहुत इजाफा हुआ, तो वहीं शिकस्त के बावजूद तहरीक इंसाफ का वोट बैंक भी काफ़ी बढ़ा और शिकस्त का मार्जिन भी कुछ कम हुआ है, क्योंकि 8 फरवरी के इलेक्शन में शहबाज शरीफ को 38,642 वोट मिले थे और तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार चौधरी यूसुफ अली को 23,847 वोट मिले थे और उनकी शिकस्त का मार्जिन 14,795 था, जो अब 11,966 वोट्स रह गया है। इसके अलावा शहबाज शरीफ ने लाहौर से ही पंजाब असम्बली की नशिस्त PP 164 खाली छोड़ी थी, जिस पर कल ज़िमनी इलेक्शन हुआ तो दोबारा नून लीग कामयाब हो गई। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के मोहम्मद राशिद मिन्हास 31,499 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोहम्मद यूसुफ 25,781 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे और इस हल्के से नून लीग ने अपना वोट बैंक बढ़ाया है, जबकि तहरीक इंसाफ का वोट बैंक थोड़ा सा कम हुआ है, जिससे नून लीग की फतह का मार्जिन भी बढ़ गया है, क्योंकि 8 फरवरी के आम इंतखाबात में शहबाज शरीफ को इस हल्के से 27,099 वोट मिले थे, जबकि तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता मोहम्मद यूसुफ को 25,919 वोट मिले थे और उनकी शिकस्त का मार्जिन 1,180 वोट था, जो अब
5,718 वोट्स हो गया है। इसके अलावा लाहौर के हल्के PP 149 से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अलीम खान कामयाब हुए थे और ये नशिस्त उन्होंने कौमी असेंबली में जाने के लिए छोड़ दी थी और कल ज़िमनी इलेक्शन में यहाँ से दोबारा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जीत गई है। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के मोहम्मद शुएब सिद्दीकी ने 38,537 वोट लिए, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के ज़िशान रशीद 24,206 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। और आम बात यह है कि इस हल्के में 8 फरवरी के इलेक्शन के मुकाबले में दोनों जमातों का वोट बैंक कम हुआ है, लेकिन तहरीक इंसाफ की शिकस्त का मार्जिन बढ़ गया है क्योंकि जनरल इलेक्शन में अलीम खान को 51,756 वोट मिले थे, जबकि तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता ज़िशान रशीद को 47,998 वोट मिले थे और उनकी शिकस्त का मार्जिन 3,758 था। जबकि इस दफ़ा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी 14,331 वोट्स के फर्क से कामयाब हुई है। इसके अलावा पंजाब असेंबली के हल्के PP 36 वज़ीराबाद से तहरीक इंसाफ की छोड़ी हुई नशिस्त पर नून लीग कामयाब हो गई है। कल के इलेक्शन में नून लीग के अदनान अफजल चट्ठा को 74,779 वोट मिले, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोहम्मद फयाज चट्ठा को 58,682 वोट मिले और वो दूसरे नंबर पर रहे। 8 फरवरी के इलेक्शन के मुकाबले में नून लीग के वोट बैंक में 25,551 वोट्स का इजाफा हुआ, जबकि तहरीक इंसाफ के वोट बैंक में 28,867 वोट की कमी आई। इसके अलावा PP 93 बखर से भी नून लीग को आज़ाद उम्मीदवार की छोड़ी हुई नशिस्त पर कामयाबी मिली है। इस हल्के से ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग के टिकट पर सईद अकबर खान नवानी 62,058 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। आम इंतखाबात में यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार इनायत शाहानी कामयाब हुए थे, जबकि सईद अकबर नवानी ने आम इंतखाबात में इस हल्के से इलेक्शन नहीं लड़ा था। इसके अलावा पंजाब असेंबली के हल्के PP 54 नारोवाल से नून लीग ने अपनी नशिस्त दोबारा जीत ली है। ये नशिस्त नून लीग के रहनुमा हसन इकबाल ने छोड़ दी थी और अब उनके बेटे अहमद इकबाल चौधरी 60,351 वोट लेकर यहाँ से कामयाब हो गए हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उवैस कासिम को 46,686 वोट मिले हैं। इस हल्के से एहसन इकबाल के मुकाबले में उनके बेटे अहमद इकबाल को ज़्यादा वोट मिले हैं, जबकि उवैस कासिम का वोट बैंक भी बढ़ गया है। आम इंतखाबात में एहसन इकबाल को 33,243 वोट मिले थे और उवैस कासिम को 31,060 वोट मिले थे, जिसका मतलब है कि नून लीग के वोट बैंक में 27,000 वोट्स का इजाफा हुआ है, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार उवैस कासिम के वोट बैंक में 15,626 वोट्स का इजाफा हुआ है। इसी तरह PP 22 चकवाल से नून लीग अपनी नशिस्त दोबारा जीत गई है। नून लीग के फलक शेरवान 58,845 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल 49,970 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रही। अहम बात यह है कि आम इंतखाबात के मुकाबले में इस हल्के से नून लीग और तहरीक इंसाफ दोनों का वोट बैंक कम हुआ है। तहरीक इंसाफ के वोट बैंक में 4,107 वोट्स की कमी आई है, जबकि नून लीग को 2,869 वोट्स कम पड़े हैं। इसके अलावा शेखुपुरा से पंजाब असेंबली के हल्के PP 139 से भी नून लीग दोबारा जीत गई है। इस हल्के से पहले नून लीग के राना तनवीर हुसैन कामयाब हुए थे, जिन्होंने कौमी असेंबली की नशिस्त अपने पास रखी थी। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग के राना अफजाल हुसैन 46,585 वोट्स लेकर कामयाब हो गए हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के एजाज हुसैन भट्टी 29,833 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। और हम बात यह है कि आम इंतखाबात के मुकाबले में यहाँ नून लीग का वोट बैंक बढ़ गया है, जबकि तहरीक इंसाफ का वोट बैंक कम हुआ है, जिससे नून लीग की फतह का मार्जिन भी बढ़ गया है। 8 फरवरी के इलेक्शन में राना तनवीर हुसैन को 35,659 वोट मिले थे और तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता एजाज हुसैन भट्टी को 33,685 वोट मिले थे और उन्हें 1,974 वोट से शिकस्त हुई थी और ये फर्क इस दफा 16,752 वोट्स तक पहुंच गया है। इसी तरह पंजाब असेंबली के हल्के PP 132 गुजरात से पहले काफ लीग के चौधरी सालिक हुसैन कामयाब हुए थे, जो साथ ही कौमी असेंबली की नशिस्त भी जीत गए थे। इसलिए कल इस हल्के में ज़िमनी इलेक्शन हुआ तो दोबारा काफ लीग ही जीत गई। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक काफ लीग के मूसा इलाही 71,357 वोट्स लेकर कामयाब हुए, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चौधरी परवेज इलाही 37,106 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर रहे। आम बात यह है कि इस हल्के से काफ लीग का वोट बैंक बढ़ गया है और तहरीक इंसाफ का वोट बैंक कम हो गया है, जिससे चौधरी परवेज इलाही की शिकस्त का मार्जिन भी बढ़ गया है। पहले उन्हें 10,902 वोट से शिकस्त हुई थी और अब 34,251 वोट्स के फर्क से शिकस्त हुई है। मगर इस हल्के में तहरीक इंसाफ धांधली की शिकायत कर रही है और साथ ही कुछ वीडियोस भी सामने आई हैं जिनमें पोलिंग स्टेशन के अंदर ठप्पे लगाते हुए देखा जा सकता है और ये मामला तहकीक तलब है। इसके अलावा पंजाब असेंबली के नशिस्त PP 290 डेरा गाजी खान से भी नून लीग जीत गई है, जबकि रहीम यार खान से पंजाब असेंबली की नशिस्त पर PP 266 से पीपल्स पार्टी जीत गई है। पंजाब के अलावा खैबर पख्तूनख्वा में भी कौमी असेंबली की 2 नशिस्तों पर इलेक्शन हुआ, जिसमें एक नशिस्त पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कामयाब हुई, जबकि दूसरी नशिस्त पर तहरीक इंसाफ को अपसेट का सामना करना पड़ा। इन्हें 8 बाजोड़ में आज़ाद उम्मीदवार मुबारक ज़ेब खान 74,008 वोट लेकर कामयाब हो गए, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के गुल जफर खान 47,282 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर रहे। कौमी असेंबली के इसी हल्के के नीचे सूबाई असेंबली का भी इलेक्शन हुआ। हल्का
पीके 22 से भी मुबारक ज़ेब खान 23,786 वोट्स लेकर कामयाब हो गए, जबकि जमात इस्लामी के आबिद खान को 10,470 वोट मिले। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के एक और हल्के पीके 51 कोहाट से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के दाऊद शाह 23,000 से ज्यादा वोट लेकर कामयाब हुए। बाजोड़ में तहरीक इंसाफ को अपसेट शिकस्त हुई है और इस लिहाज से अहम है कि यहाँ 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ से ही ताल्लुक रखने वाले रेहान ज़ेब खान आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान में आए थे, क्योंकि पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था। मगर 31 जनवरी को उन्हें कत्ल कर दिया गया, जिसके बाद इलेक्शन मुलतवी हो गया और कत्ल के इस वाक़े के बाद तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट से कहा गया कि रेहान ज़ेब खान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे। हालांकि तहरीक इंसाफ ने तो उन्हें टिकट ही नहीं दिया था और वो आज़ाद हैसियत में खड़े हुए थे। और अब ज़िमनी इलेक्शन में भी तहरीक इंसाफ ने रेहान ज़ेब खान के भाई के बजाय गुल जफ़र को टिकट दे दिया और पार्टी को शिकस्त हो गई। और ख़ुद तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट्स ने इस हवाले से पार्टी पर शदीद तनकीद की है। मगर अब तहरीक इंसाफ मुल्क भर में कल होने वाले ज़िमनी इलेक्शन को भी धांधली ज़दा करार दे रही है और एहतजाज की कॉल दे रही है। आज मिनिस्टर गौहर खान और उमर अयूब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ज़िमनी इलेक्शन को ढोंग करार दिया और जुम्मे को एहतजाज की कॉल दे दी। जो कल का 21 अप्रैल का बाई इलेक्शन पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों में हुआ और बिलखसूस पंजाब में, ये एक ढोंग रचाया गया था। इस फिक्टिशियस रिग्ड इलेक्शन के ऊपर हमारा इस जुमे हमारे पूरे पाकिस्तान में चारों सूबों में हम लोग एक मुजाहरे की कॉल का ऐलान करते हैं और कॉल करते हैं और वो भरपूर तरीके से होगा। रैलीज निकालेंगे। फैसलाबाद का जलसा वो भी उसका भी हम लोग ऐलान कर रहे हैं। गुजरात में भी एक शानदार जलसा जिसका अगले चंद दिनों में आपको तारीख दी जाएगी। इसी तरह आपके जनूबी पंजाब में पिंडी के इलाका और गिरदुनवा में यहाँ पे हम लोग करेंगे और सेंट्रल पंजाब के इलाकों में हम लोग ये जलसे का इनेकाद करेंगे। कराची के बाद अंदरूने सिंध में भी जलसे करेंगे और उसके साथ साथ KPK में भी भरपूर हमारे जलसे होंगे। इस पूरी सूरत हाल में आज नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने एक टीवी इंटरव्यू में नईम अशरफ भट्ट से बात की और कहा कि नवाज शरीफ ने मज़ाहमत की सियासत की, मगर इस मरतबा मज़ाहमत की सियासत हमारे हिस्से में नहीं रही और दूसरी तरफ चली गई। इमरान खान ने मज़ाहमत की सियासत की है, मेरी तवक्को नहीं थी कि वो ऐसा कर सकेंगे। इसके अलावा राना सनाउल्लाह ने गुज़िश्ता रोज़ जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए कहा कि अगर तहरीक इंसाफ की क़यादत बातचीत पर आमादा हो तो इमरान खान की रिहाई का तरीका निकाल सकते हैं। जब आप बैठते हैं और बात करते हैं तो नामुमकिन मसले भी हल हो जाते हैं। इस सब पर बात करेंगे। खुद राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद। राना साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, ज़ाहिर है जो इलेक्शन हुए उनमें आप लोगों को फतह हासिल हुई है, आपकी विक्ट्री का मार्जिन ज़रूर बढ़ा है, मगर 2 हलकों के अलावा आपका वोटर कम निकला, तहरीक इंसाफ का आपसे भी कम निकला। मगर तहरीक इंसाफ अब ये दावा कर रही है कि धांधली हुई है। जुम्मे से वो एहतजाज की तरफ जा रहे हैं, मुल्क भर में धांधली के खिलाफ एहतजाज होगा। आपकी अब जो भी विक्ट्री है उस पर धांधली का ही इल्ज़ाम सामने आता है, चाहे वो 8 फरवरी के इंतखाबात हो या आपका मामला हो। शाहज़ेब, ये इल्ज़ाम जो है ये तो यानी हर इलेक्शन का खासा है और आप अगर पीछे भी चले जाएं और बल्कि 77 तक चले जाएं तो यहाँ पे हर इलेक्शन जो है वो उसके बाद हारने वाले ने कहा है कि धांधली हुई है, जीतने वाले ने कहा है कि जी ठीक हुआ है। तो ये मामला जो है ये जब तक सियासी जमातें या सियासतदान जो है वो बैठ के कुछ असूल तय नहीं करते तो उस वक्त तक मेरा नहीं ख्याल एक सियासी वर्कर के तौर पे कि ये मसला जो है वो हम हल कर पाएंगे। जब 2018 का इलेक्शन हुआ था तो जब यही बातें हम कर रहे थे तो उस वक्त इमरान खान साहब जो है वो जो कह रहे थे वो आपके सामने है और उससे कुछ मिलता जुलता ही जो है वो अब हमारी तरफ से है और उनकी तरफ से जो है वो ये है कि जी उनके साथ धांधली हुई है। तो इलेक्शन का सिस्टम जो है ये सियासी जमातों ने बैठ के इसको दुरुस्त करना है। आइन में अमेंडमेंट्स अगर रिक्वायर्ड हैं तो वो करनी है, कानून अगर इस बारे में बनना है तो वो पार्लियामेंट ने मगर राना साहब देखिए, एक वोटर टर्नआउट अचानक उनका कम हो गया है, वो उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मसला ये है कि आपका खुद का स्टेटमेंट है कि इमरान खान ने मज़ाहमत की, मज़ाहमत का उन्हें फ़ायदा हुआ, हमने मुफाहमत की, जब तक हम मज़ाहमत कर रहे थे हमें बहुत फ़ायदा हो रहा था। मगर अभी ये अंदाज़ा लगाना है कि हमें इमरान खान की मज़ाहमत की वजह से नुकसान हुआ या अपनी मुफाहमत की वजह से हुआ है। तो आपकी तो अभी भी मुफाहमत जारी है, उनकी मज़ाहमत जारी है, अचानक उनका वोट बैंक कैसे इतना कम हो गया? लेकिन उनकी मज़ाहमत के बाद जो है वो जो उनका यानी एक हठधर्मी है कि वो किसी मामले को हल की तरफ जो है वो लेके जाने को तैयार नहीं है, तो उसका फिर नुकसान भी तो उन्हें पहुंचना है ना, क्योंकि वोटर सपोर्टर जो है वो ये भी तो देखता है ना कि उनकी जमात या उनका लीडर या जिसको वो सपोर्ट करते हैं
तो वो मामले को किसी किसी किनारे भी तो लगाए ना। अब उनका जो ये यानी एक ऐसा रवैया है कि वो किसी बात को जो है वो मानने को तैयार नहीं है, किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं है, किसी के साथ गुफ्तगू करने को तैयार नहीं है। तो इसका अल्टीमेट लूजर जो है वो फिर जो है वो पाकिस्तान होगा। अल्टीमेट लूजर जो है वो पूरी कौम होगी। वैसे एक मगर आदमी मगर जो देखिए है वो 8 फरवरी से पहले भी तो यही रवैया था ना। इमरान खान साहब का रवैया कोई अचानक थोड़ी बदला है इलेक्शन के बाद, मगर उसके बावजूद उनका वोटर सपोर्टर निकला और उन्हें वोट डाला गया, जिस पर उनका इल्जाम है कि इलेक्शन तो वो जीते हैं, आप लोगों को तो जबरदस्ती जिताया गया। तो 8 फरवरी को कैसे निकल गया उनका वोटर सपोर्टर? नहीं, मामला ये है कि अगर वो इलेक्शन जीते हैं और उनको जबरदस्ती हरवाया गया है तो सिस्टम में वो मौजूद है ना। उन्होंने सिस्टम को छोड़ा तो नहीं है, वो पार्लियामेंट में मौजूद है, वो बाकी सारे जो है वो पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। तो वो सिस्टम के तहत जो एक निज़ाम है इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का या अदालतों का, तो उसको वो बुरेकार लाएं और अपनी जीत को साबित करें और बस इक़्तिदार आ जाएं। सर मगर जब आप ये कहते हैं कि इनकी हठधर्मी की वजह से जो है इनका वोटर सपोर्टर नहीं निकला, या तो हठधर्मी की वजह से नहीं निकला, फिर इसलिए नहीं निकला कि उन्होंने 8 फरवरी को देख लिया कि जब हम निकले तब भी हमने बैलेट बॉक्स में तो अपना वोट डाला मगर बाद में नहीं निकला, तो फिर फायदा क्या है अपने घर से निकलने का जब वोट बैलेट बॉक्स से नहीं निकलना हमारा डाला गया? देखिए, ये दोनों चीजें हो सकती हैं। देखिए शाहजेब, जो ज़िमनी इलेक्शन है उसमें वैसे भी रूटीन यानी जनरली टर्न आउट जो है वो बड़ा कम होता है, क्योंकि आम वोटर जो है उसकी दिलचस्पी कम हो जाती है। और जो आपका वोटर सपोर्टर होता है, यानी वोटर होने के साथ साथ आपका कारकुन भी होता है, वो लोग जो है वो निकलते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो 8 फरवरी के बाद जो पीटीआई की लीडरशिप का जो रवैया रहा है, जिस तरह से ये मामलात के ऊपर अपनी हठधर्मी करते हैं, और फिर जिस तरह के लोग इन्होंने ये जो नमूने इन्होंने इलेक्ट करके भिजवाए हैं असेंबली में, पार्लियामेंट में, वो आप देखें ना उनकी 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 बातें, उनकी हरकतें और वो जो कर रहे हैं, तो ये इन चीज़ों ने भी उनका जो वोटर सपोर्टर है उसको मायूस किया है। जबकि हमारा वोटर सपोर्टर जो है वो पहले से 8 फरवरी में जो भी हमें थोड़ा दचका लगा तो उससे वो चार्ज हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि ज़िमनी इलेक्शन में पीएमएलएन की पंजाब में परफॉर्मेंस जो है वो हर लिहाज से बेहतर रही है। वैसे मगर आपसे एक मसूब बयान आया साहब ने कि आपने कहा कि अगर बात की जाए तो इमरान खान साहब की जो रिहाई का मामला है वो भी हो सकता है। मतलब आप खुद साबित कर रहे हैं कि इमरान खान साहब बात करने के लिए तैयार हों, किसी तरह डील करने के लिए तैयार हों, तो वो बाहर भी आ सकते हैं। तो फिर ये अदालतें, केसेस, फैसले, इस सब पे तो आप खुद ही सवाल उठा रहे हैं। नहीं, इसमें दरअसल क्वेश्चन के जवाब को, अगर क्वेश्चन को जवाब से अलहदा कर दिया जाए तो वो फिर बिल्कुल एक अदरवाइज मीनिंग जो है वो सामने आ जाते हैं। मैंने बिल्कुल ऐसे नहीं कहा कि उनके साथ जो है वो हमको डील करना चाहते हैं, बल्कि मामला ये है कि जो भी सूरत हाल है इस वक्त जिससे सियासतदान, सियासी जमातें या मुल्क जो है वो फेस कर रहा है, तो उसमें जब तक यानी सियासतदान और सियासी जमातें जो हैं वो आपस में बैठ के 21 अक्टूबर को भी मियां नवाज शरीफ ने क्या कहा था कि मेरा 40 साल की सियासी जिंदगी का निचोड़ ये है कि सब बैठें। उस सब में उन्होंने तमाम अदारों का भी नाम लिया था और मेरा ख्याल है कि जुडिशरी भी बीच में शामिल थी कि हम सब बैठें तो फिर हम मुल्क को इस बहरानी कैफियत से निकाल सकते हैं। तो सब अगर बैठेंगे तो फिर ये मामले सारे जो है वो अदालतों के भी और बाकी भी जो है वो उनका कोई ना कोई हल जो है, बेहतर हल जो मुल्क और कौम के मफाद में वो निकल सकता है। मगर राजा साहब जिस तरह खान साहब को सजाएं दी गई, केस के मेरिट की नहीं बात कर रहा हूँ, एक हफ्ते में 3 सजा दी गई 3 केसेस में, उसके बाद उन सजाओं ने बरकरार आपके ख्याल में रहना है और उसका नुकसान उन्हें हुआ या आप लोगों को हुआ? देखिए, जो सजाएं ये दी गई आखिरी हफ्ते में और जिस दिन सजा दी गई उससे 2-3 दिन बानी पीटीआई जो है वो रेड अलर्ट में रहे और टेलीविजन पे रहे। इसी तरह से जब पहले भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई ऐसी हुई जिनका कोई हासिल वसूल कुछ भी नहीं था, यानी इनके कागजात रिजेक्ट हुए, बाद में सभी के जो है वो पास हो गए, सभी ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। तो शोर उठा के जी इनके कागजात छीने जा रहे हैं,
किसी के नहीं छीने गए, सबने जमा करवाए। तो इस किस्म की जो पब्लिसिटी या इस किस्म का जो प्रोपेगेंडा है वो हमेशा फिर जिसके लिए होता है तो उसको फायदा पहुंचाता है। तो ये सजाएं जो हैं ये अब अदालत ने दी हैं, तो अब हम इसके ऊपर क्या तबसरा करें। वैसे मगर लेकिन मैं नहीं राज साहब समझता देखिए, मगर कि ये बात तो तय है ना, सियासी तौर अदालतें पे को उनका नुकसान हुआ है, उनका को फायदा ही हुआ होगा। मतलब मगर नुकसान तो जो है वो अगर पहुंचा है तो मुखालिफ को पहुंचा है। मुखालिफ को नुकसान पहुंचा है, क्योंकि ये तासुर के सजाएं दी नहीं है अदालतों ने, दिलवाई गई हैं। नवाज शरीफ साहब के केस में भी दी तो अदालत ने थी, मगर बाद में आ गया ना सामने कि दिलवाई गई थी। तो ये दिलवाई गई थी तो ये बरकरार कैसे रहेंगी? उन्हें तो उम्मीद है कि जिस तरीके से अदालती माहौल है इस वक्त, इमरान खान साहब जल्द बाहर आ जाएंगे। आप लोगों से डायलॉग करके बाहर आने की जरूरत नहीं है उन्हें। नहीं देखें, डायलॉग जो है वो बाहर आने के लिए नहीं, लेकिन जो जमातें पार्लियामेंट में मौजूद हैं अब उनकी प्रेजेंस पार्लियामेंट में तो है, अक्सरियत नहीं है, अक्सरियत हमारी भी नहीं है, लेकिन कोलिशन जो है वो मौजूद है। तो पार्लियामेंट में जिन जमातों के पास रिप्रेजेंटेशन है या अवामी मैंडेट है, उनको तमाम मामलात को हल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, या जिस तरह से आपने सजाओं के मुतल्लक बात की है, माहौल की बात की है, ये माहौल किसी वक्त हम इसको फेस कर रहे थे और हम ऐसी ही गुफ्तगू कर रहे थे कि जी ये क्या हो रहा है और क्या करवाया जा रहा है। तो इस सारे मसले का हल जो है ये पार्लियामेंट में है, और तमाम पार्लियामेंट में जो लोग जिनके पास अवामी मैंडेट है उनके इकट्ठे बैठने में है। अगर 18 के बाद बावजूद इसके कि उस वक्त हमारे साथ ज्यादती हो रही थी या हुई थी, उसके बावजूद हम बैठने को तैयार थे, ये बानी पीटीआई उस वक्त भी बैठने को तैयार नहीं थे। अगर उस वक्त बैठ के ये सारे मामले रिजॉल्व कर लिए जाते तो उसके बाद शायद फिर ऐसे हालात का सामना किसी को ना रहता। और ये चले उस वक्त नहीं बैठे तो चले, देर आए दुरुस्त आए वाली बात है, तो मामले चले अब बैठ जाए, लेकिन अब भी वो बैठने को तैयार नहीं है। मगर एक तरफ उनका इल्जाम है, आपकी अपनी पार्टी खुद नहीं डिसाइड कर पा रही है कि आपका बयानिया होना क्या है। जावेद लतीफ साहब तो उल्टा इल्जाम लगा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब इस्तेमाल हुए, इसके अलावा उन्हें हराया, पैसे चलने का इल्जाम लगा रहे हैं कि किस तरीके से पैसे चला के ये सीटें एडजस्ट की गई और मामला हुआ। नहीं शायद भाई, ये जुबानी कलामी इल्जाम तो फिर हर कोई जो मर्जी पीटीआई वाले भी इल्जाम लगा रहे हैं, और इसी तरह से 18 के इलेक्शन में भी इल्जाम उस वक्त भी हम लगा रहे थे। तो मामला ये है कि इस तरह के इल्जाम जो हैं, अगर बशमूल मेरे जावेद लतीफ साहब के पास कोई एविडेंस है, 90 करोड़ रुपए है, कोई छोटी रकम तो नहीं है, तो वो ले आए, सामने ले आए, अदालत में ले जाए, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ले जाए। तो बाकी फिर जुबानी कलामी इल्जामात से तो कुछ हासिल नहीं होगा। ये हम पिछले जो है वो तमाम इलेक्शन से वो अब आप देखें 13 के इलेक्शन में वो 35 पेंशन थे। वैसे मगर आरोज का जाहिर है वो, मगर वो क्या बना बाद में फिर गलत साबित हुआ। इस वक्त आप जावेद लतीफ साहब के इल्जाम आपको दुरुस्त लगते हैं? जी नहीं, मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ये इल्जाम गलत हैं। वैसे फिर पार्टी लीडरशिप रोकती क्यों नहीं है उन्हें इस किस्म के बयानात देने से? देखें, अब वो सीनियर पार्लियामेंटेरियन भी हैं, रहे हैं, और हमारे सीनियर साथी हैं। हम उनसे बात कर सकते हैं, उनको ये कह सकते हैं कि जी अगर आपके पास कोई सबूत है तो आए लाएं, अदालत में चलते हैं और उसके मुताबिक जो है वो कार्रवाई, अगर उससे हमें कोई फायदा भी पहुंच सकता है तो हम लेते हैं। तो लेकिन अगर जुबानी कलामी वो ये बात करते हैं तो इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि बात उनसे हो सकती है, लेकिन सियासी जमातों में कोई इस किस्म का कोई फौरी एक्शन जो है वो कभी भी मुनासिब नहीं रहा। साहब, और आप ज़ाहिर उन रहनुमाओं में से हैं, आप साद रफ़ीक साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब, जिन्होंने पहले दिन अपनी शिकस्त को तस्लीम किया। मगर अब जावेद लतीफ़ साहब तो ज़ाहिर है ये समझते हैं कि उन्हें भी हराया गया। वो तो नवाज शरीफ साहब के हवाले से, नून लीग के हवाले से ओवरऑल ये एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें चौथी बार वज़ीर आज़म बनने से रोका गया। आप समझते हैं जो नताइज आए वो उस पर उनका एतराज़ गलत है? जी, मैं उनके इस एतराज़ को बिल्कुल दुरुस्त नहीं समझता कि इस इलेक्शन में किसी को जो है वो टारगेट किया गया। ये बात दुरुस्त नहीं है।
वो तो ये भी कह रहे हैं, इरफान सिद्दीकी साहब ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब तो चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनना ही नहीं चाहते थे, ना उन्हें बनना था। आप लोगों ने तो इतने बड़े बड़े इश्तिहार चलाए थे, तो बनना था नहीं बनना था? नहीं, बिल्कुल ये कैसे हो सकता है। अवाम के साथ कोई इतनी जो है वो इस तरह की दो नंबरी तो नहीं हो सकती कि हम बनना ना चाहते हों और उसके बाद हम ये नारा लेके इलेक्शन में जाएं कि पाकिस्तान को नवाज दो और पूरी कैंपेन जो है वो चलाएं। और 21 अक्टूबर का जो जलसा था वो आपके सामने है। तो हमने बाकायदा इस स्लोगन के तहत कि आवाम हमें मैंडेट दें, सिंपल मेजॉरिटी एटलीस्ट दें, तो हम इंशाल्लाह ताला, हमारा ये वादा था कि हम 2 साल में जो है वो मुल्क को इस बहरान से निकालेंगे। और मियां नवाज शरीफ का वादा था कि वो वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे अपना एक्सपीरियंस, अपनी खिदमत जो है वो कौम के लिए जो है वो पेश करेंगे। यानी सिंपल मेजॉरिटी मिलती तो नवाज शरीफ साहब ही वज़ीर-ए-आज़म होते? जी 100%, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत शुक्रिया। नसरुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त हमारे साथ सीनियर साहब रज़ाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब और आसमा शराजी साहबा मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शामी साहब, आपकी जनरल बाजवा साहब से मुलाकात भी हुई है और उन्होंने कोई अहम बातें बाकायदा कसम खा के, कुरान उठा के गालिबन कही हैं। मैं उसकी तफसीलात भी आपसे जानना चाहूँगा, मगर उससे पहले ये जो बाई इलेक्शन हुआ है, इसमें बजाय इसके कि नून लीग को बहुत ज़्यादा वोट पड़ा हो, तहरीक इंसाफ को कम वोट पड़ा है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को। आपको लग रहा है कि वेव ख़त्म हो गई है जो कि बाकायदा तौर पर जुलाई 2022 से चली आ रही थी इमरान खान साहब के लिए, या फिर कोई और बात है? ये तो नहीं हम कह सकते कि वेव ख़त्म हो गई है, लेकिन मध्यम ज़रूर हो गई है। और देखें जो ये ज़िमनी इंतखाबात हैं, इनमें कोई सरगर्मी से हिस्सा भी नहीं लिया गया। ये दुरुस्त है कि रुकावटें भी थीं और पाबंदियां भी थीं और स्पीड ब्रेकर भी लगे हुए थे। इसके बावजूद जो पीटीआई और उसके इत्तेहादी हैं, उन्होंने कुछ संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। वो जो कोयटा में जाके जलसा कर रहे थे, उनको चाहिए था कि लाहौर में जलसा करते, और मरियम नवाज़ ने जो सीट छोड़ी थी और वहाँ ज़िमनी इंतखाब हो रहा था, उसको टेस्ट केस बनाते और एक हंगामा बर्पा कर देते। तो ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं किया। एक बिल्कुल ठंडे ठार माहौल में इंतखाबात हुए हैं, बस वो अखबारी बयान देते रहे और हम सुनते रहे। तो ये मतलब है कि कोई जोशो खरोश लोगों में था नहीं। हाँ, मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स जो थे उन्होंने तो कुछ सरगर्मी दिखाई, लेकिन पीटीआई के वोटर्स तो मेरा ख्याल निकले नहीं है। आप लाहौर को देख लीजिए कि कितने वोट पड़े हैं, कोई 13%, कोई 16%, कोई 18%, बड़े कम वोट पड़े हैं। तो अगर ये पीटीआई के लोग कहाँ थे फिर? तो लगता है या तो बददिल हो गए, या हौसला छोड़ बैठे, या समझे कि भाई अब दीवार से टक्कर नहीं मारनी, या फिर उनके लीडर जो हैं उनको मोबिलाइज करने में कामयाब नहीं हुए। तो जो कुछ भी कहें आप, लेकिन बहरहाल इससे मुस्लिम लीग नून की जो तवानाई है उसमें इजाफा हुआ है और पीटीआई को बहरहाल एक सेटबैक लगा है। आसमा, आप बताइएगा, 8 फरवरी को तमाम ज़ाहिर रियासती एक पूरी मशीनरी उनके खिलाफ थी, उसके बावजूद वोटर सपोर्टर निकला। और जब तहरीक इंसाफ कहती है कि 8 फरवरी को धांधली हुई है, तो उसके अगेंस्ट उनके केस को में मजबूती इसलिए नजर आती है कि सबूत हैं, फॉर्म 45, फॉर्म 47, अब भी धांधली का जरूर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मगर अपना वोटर सपोर्टर नहीं निकला है। आपको लगता है कि मायूस हुआ है वो, कोई और वजह क्या हुआ है? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है शाहजेब कि ये तो कल का जो दिन था उसमें बहुत सारी चीज़ें या इशारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए छुपे हुए हैं। 8 फरवरी का आपने हवाला दिया। 8 फरवरी को अगर लोग निकले थे तो वो जो भी प्लानिंग थी, या जिस तरह से भी कहा जा रहा था कि धांधली की जाएगी, वो उतनी कामयाब ना हो सकी, बावजूद इसके कि बहुत से इल्ज़ामात आज भी मौजूद हैं। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि लोग निकले, उनको एक होप थी, उम्मीद थी कि इमरान खान साहब को जितवाएंगे, वज़ीर आज़म बनवाएंगे, उनके केसेस ख़त्म होंगे, उनको रिहाई होगी। लेकिन 1-2 महीनों के अंदर अंदर आपने देखा कि वो एक मायूसी में वो चीज़ जो है वो बदलती चली जा रही है। और फिर खुद जो तंजीमी बुनियादों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात हैं वो भी समझ से वालातर हैं। वोटर उनका मायूस है, उनको उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, डिसिप्लिन। अब जैसे शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो क्राउड पुलर हैं इस वक्त, लेकिन वो कराची चले गए। एक उन्होंने जलसा किया जो कि अच्छा जलसा था कसूर के अंदर, लेकिन उसके बावजूद वहाँ
पे यानी पंजाब के अंदर जहाँ पे ज़रूरत थी प्रेजेंस की, वहाँ पे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो लीडरशिप थी वो वहाँ नहीं पहुँच सकी, उसकी बजाय वो अलग गैलरीज के साथ जो है वो खेलते रहे। तो ये एक अलमिया बहरहाल वहाँ पे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मोटिवेशन नहीं है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के इस वक्त वर्कर की, वोटर की। वो नहीं समझता कि उनके वोट का कोई फ़ायदा होगा। 8 फरवरी को जिस एनर्जी के साथ वो निकले थे, उनको जो रिजल्ट मिल सकते थे वो रिजल्ट उनको नहीं मिल रहे। उसका नतीजा ये निकला है कि 19 से 24% तक जो टर्न आउट है वो रहा है। सिर्फ सिंध के अंदर जो टर्न आउट है वो बहुत मुनासिब और अच्छा है, टर्न आउट जो है वो नज़र आता है। इसके अलावा और फिर बाजोड़ के अंदर आप देखें कि कारकुन को जिसको कि दिया जा सकता था वो कत्ल हो गया, उसके बावजूद उसको उसके भाई को टिकट नहीं मिला। तो लोगों ने वोट के ज़रिए से अपना बदला लिया है। और वो जो एक कॉन्सेप्ट था कि खंबे को भी टिकट देंगे खान साहब तो वो जीत जाएगा, इस ज़िमनी इंतखाब के अंदर वो जो कॉन्सेप्ट, वो जो परसेप्शन थी वो बहुत बुरी तरह टूटी है। और शामी साहब, आपकी एक तकरीब गालिबन मुलाकात हुई है जनरल बाजवा से और 3 अहम मामला जिनके उन पर इल्ज़ाम लग रहे थे उनके उन्होंने जवाब भी दिए हैं, गालिबन कसम खा के दिए हैं, कुरान उठाकर दिए हैं, क्या तफसीलात हैं? देखें, जनरल रहीमुद्दीन मरहूम जो हैं उनके पोते की शादी थी हमारे फ़ाइज़ रहीमुद्दीन साहब के बेटे साद की, और वहाँ वो तशरीफ़ लाए और मोहम्मद मालिक साहब भी थे और मैं भी था। तो फिर हमने उन्हें देखा, उन्होंने हमें देखा, तो फिर एक दूसरे के साथ बैठ गए और बातें शुरू हो गई। अब उन्होंने कुछ शिकवे किए, कुछ शिकायतें की, अखबार नवीसों की शिकायतें की जो उनके बारे में मुख्तलिफ़ बातें छापते रहे, मुख्तलिफ़ बातें कहते रहे। कुछ उनके दौरे इक़्तिदार की बातें, कुछ उनके बाद दौरे ज़वाल की बातें, तो बड़ी शिकायतें थी उनको। लेकिन अब 3 बातें उन्होंने ऐसी कहीं कि जो आप समझें कि भाई एक बड़ी अहमियत रखती हैं। और उन्होंने कुरान करीम जो था उनकी जेब में था और उन्होंने उसको निकाल के उस पर हाथ रखा और कुरान की कसम खाई, और उसके बाद फिर ये भी कहा कि अपनी वालदा की कब्र की कसम खाई। और फिर साथ ये कहा कि मुझे एक मौके पर तो उन्होंने ये कहा मुझे रसूलुल्लाह की शफाअत नसीब ना हो अगर मैं गलत बयानी कर रहा हूँ तो। अब उसमें तफसील में जाए बगैर मैं मोटी सी बात अर्ज़ करता हूँ आपको। एक तो उन्होंने कहा कि जो नवाज़ शरीफ साहब थे जब वो लाहौर से लंदन गए तो उसमें उनका कोई किरदार नहीं था और उन्होंने उनको बजवाया नहीं वहाँ। बिल्कुल मैं उससे अपने आप को बरी ज़िम्मा रखता हूँ। फिर उन्होंने दूसरी बात यह कही कि जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी और ये इल्ज़ाम लगाया गया कि अमेरिका के साथ मिलकर हमने साजिश की है और उनकी हुकूमत को गिराया है। ऐसी इस बात की भी मैं सख्ती से तरदीद करता हूँ। और तीसरी बात ये कही और आखिरी बात और बड़ी अहम बात है, उन्होंने कहा कि मैंने जो एक्सटेंशन की, जो आखिरी एक्सटेंशन कही जाती है ना, उसकी ख्वाहिश जाहिर नहीं की, ना किसी से तकाजा किया, ना उसके लिए कोशिश की, ना किसी से कोई किसी को मजबूर किया। और बिल्कुल मेरे ऊपर जो है झूठ बोला जा रहा है और इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और जो भी जिसके मुंह में आता है वो कह देता है। तो ये 3 बातें हैं जो उन्होंने बयान की और बहरहाल इनकी बड़ी अहमियत है। अब मैं और मालिक तो उसके बाद सर पकड़ कर बैठे रहे और हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब भी दूर बैठे हुए थे। वो कहने लगे आप लोग तो बस ऐसे ही मान गए हैं, और वो तो फिर नुक्ते निकालने लगे। माने कहा भाई हम नुक्ते नहीं निकाल सकते, मालिक साहब ने भी कहा हम नुक्ते नहीं निकाल सकते, हम तो वो कस्मों की शिद्दत जो है उसके बोझ तले अभी तक दबे हुए हैं और निकल नहीं पा रहे। तो बहरहाल अब ये तो अल्लाह ही जानता है, अल्लाह की बातें अल्लाह ही जाने, या क्या कहते हैं कि दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिला दिया जाने हूँ। मैं ये बड़ा अहम मामला है, कस्में खा के उन्होंने ये सारी बातें की। आसमा, मैं इस्लामाबाद के हवाले से भी जानना चाह रहा हूँ। एक तरफ बाई इलेक्शन हो गया, क्या माहौल अब ये बन रहा है इस्लामाबाद में कि जी अब हुकूमत चल पड़ी है, ये हुकूमत अब आगे चलेगी? क्योंकि ज़ाहिर तरीके से तो बार बार कहती है इस हुकूमत ने चलना नहीं है, इमरान खान साहब भी बार बार कहते हैं इसने चलना नहीं है। माहौल किस वक्त क्या बन रहा है?
मेरा ख्याल है शाहजेब के एक तरफ वो जो कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी है कि एक तरफ गाजर है दूसरी तरफ छड़ी है, उस तरह की पॉलिसी नज़र आ रही है। आज से आपने देखा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अभी बहुत ही अपनी एक एग्रेसिव टोन जो है वो पकड़ी है, वो कौमी असम्बली हो या उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, डायरेक्ट जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुहाजराई के ऊपर इस दोबारा से जिसे कहना चाहिए वो आ चुके हैं। और दूसरी जानिब हुकूमत ने नैब की सिफारिश के ऊपर कुछ नाम जो है वो ECL से निकाले, अगर आपने वो फहरिस्त देखी हो तो एक तरफ तो नैब और हुकूमत है जो कि थोड़ा सा रिलीफ दे रही है, दूसरी तरफ इमरान खान साहब के साइफर के केस के ऊपर कहा जा रहा है कि इस हफ्ते उनको शायद कोई रिलीफ मिलने का इम्कान होगा अदालत से, लेकिन आज से ही जो है वो 9 मई की तहकीकात भी जो है उनका आगाज़ हुआ है। तो अगर इन सारी कड़ियों को आपस में मिलाया जाए तो मेरा ख्याल है कि ये कोई इतनी कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट हमें नज़र नहीं आती। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भले वो अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनका टोन हो, भले उनके जो लीडरशिप है उनकी कौमी असम्बली के अंदर उनका एहतजाज हो या उनकी महाजराई हो या उनका लबो लहजा हो, उसके अंदर ज़्यादा दबाव जो है वो नज़र आता है, दबाव बढ़ाते हुए नज़र आते हैं और डेस्परेशन भी है क्योंकि कल के इंतखाब के बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एज सच कोई नैरेटिव भी नहीं है। इस वक्त फिल फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने जो लीडरशिप है उसको रिलीफ दिलवाना चाहती है और उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका उनको समझ में आता है कि किसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात की जाए। जो हमारी इत्तला है उसमें पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो ताहाल इमरान खान साहब के साथ बात नहीं कर रही और इमरान खान साहब सियासी जमातों से बात नहीं करना चाहते। इस्टेब्लिशमेंट ये चाहेगी कि पाकिस्तान की सियासी जमातें ब्रिज बने और यही वजह है कि सदर जरदारी ने जो अपना खिताब किया था उसके अंदर भी उन्होंने मफाहमत की बात की थी, बातचीत की बात की थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है बशमूल इमरान खान साहब के कि किसी तौर भी उनको रिलीफ जो है वो सियासी जमातों से नहीं मिल सकता। अलबत्ता NRO का जो कॉन्सेप्ट है या जो NRO का जो एक मामला है वो ज़्यादा गैलरीज के अंदर खेला जाएगा, उसके साथ ज़्यादा प्ले अप किया जाएगा, लिहाजा वो सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करना चाहते हैं ताकि कोई फ्रूटफुल कोई उसका जो सबब है या बन सके या कोई सम्राट जो है वो उसके हासिल हो सके। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या लीडरशिप के साथ इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के कोई राब्ते ऐसा जो है वो शुरू हुए हैं। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। मौजूदा इलाकाई और बैनुल-अक़वामी हालात के तनाजुर में ईरानी सदर का दौरा अहमियत का हामिल है। 2017 के बाद किसी ईरानी सदर का यह पहला दौरा पाकिस्तान है, जबकि इस दौरे से पहले 2 तरफा ताल्लुकात उतार चढ़ाव का शिकार भी हुए हैं। 17 जनवरी को ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफवर्जी करते हुए बलूचिस्तान के एक सरहदी गाँव सब्ज़कोह में रिहायशी इलाके को मिसाइल हमले का निशाना बनाया था, जिसके अगले ही दिन पाकिस्तान ने ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार करते हुए ईरानी सूबे सिस्तान बलूचिस्तान में दहशतगर्दों पर हमला किया था। इसके बाद 2 तरफा ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हो गई थी। दोनों ममालिक ने अपने अपने सफ़ीर वापस बुला लिए थे, लेकिन फिर फ़ौरन ही दोनों ममालिक के दरमियान आला सतह पर राब्ते बहाल हुए, सफ़ीर वापस भेजे गए और ताल्लुकात बहाल हो गए थे। 28 जनवरी को ईरान के वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल्लाहियान पाकिस्तान के दौरे पर आए थे और इसके 3 महीने के अंदर अंदर ईरान के सदर भी पाकिस्तान आ गए हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने आज इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की, जिसके बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए पाक ईरान तिजारत को $10 अरब तक ले जाने का ऐलान किया। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान तिजारत का हजम हरगिज़ काबिल कबूल नहीं है। हमने पहले कदम के तौर पर यह फैसला किया है कि दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती हजम $10 अरब तक बढ़ाया जाएगा। ईरानी सदर पाकिस्तान की आला सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकात के अलावा लाहौर और कराची भी जाएंगे। कराची में वो मज़ार क़ायद पर भी हाज़िरी देंगे, जबकि उन्हें जामे कराची की तरफ से डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री भी दी जाएगी। आज पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 8 शोबों में मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए हैं, जबकि दोनों ममालिक ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों पर भी इत्तफ़ाक़ किया है। एक तरफ 2 तरफा ताल्लुकात में कशीदगी के बाद एक बार फिर गर्मजोशी देखी जा रही है और दूसरी तरफ बैनुल-अक़वामी सतह पर ख़ास तौर पर इसराइल के हवाले से ईरान का किरदार इस वक्त अहमियत इख्तियार कर गया है। इसराइल ने जहां गज़ा में मासूम और निहत्ते फ़लस्तीनियों के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी जारी रखी हुई है, तो वहीं 1 अप्रैल को शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में ईरानी सिफारत खाने पर मिसाइल हमला किया गया था और इस हमले में ईरानी आला फौजी अफसरान मारे गए थे, जिसके बाद ईरान ने 14 अप्रैल को इसराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए थे और इसराइल की तरफ से 19 अप्रैल को ईरानी शहर इस्फहान पर मिसाइल हमले की खबर आई थी, जिसकी अमरीकी फौजी ज़राए ने तस्दीक कर दी थी। इस पूरी सूरत पर बात करेंगे साबिक सफ़ीर मलिहा लोधी साहब हमारे साथ। साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर जो एक बैनुल-अक़वामी तनाज़ुर है उसमें किस तरीके से देख रही हैं आप इस विजिट को? देखिए, ये दौरा जो है ये उसके बाद हुआ है जिसका आपने भी तस्करा किया कि जो जनवरी में कशीदगी हुई दोनों ममालिक के दरमियान,
जिससे कि मैं समझती हूँ कि रिलेशंस प्लंज टू ऑल टाइम लो। उसके बाद ये विज़िट होना एक तरह से आप कह सकते हैं इट्स एम्ड एट मेंडिंग द रिलेशनशिप। जो नुकसान हुआ था इस ताल्लुकात को, उसको ठीक करने के लिए मेरा ख्याल है इस विज़िट का बहुत बड़ा एक रोल है। और इसके साथ साथ ये भी है कि इस वक्त जैसे आपने भी कहा ख़ित्ते में भी बहुत सारी कशीदगी है, जिसके लिए पाकिस्तान के लिए ईरान के साथ एक स्ट्रेटेजिक कंपल्शन है ताल्लुकात को ठीक करना और उसको पॉजिटिव रखना। इसलिए कि बाकी जो हमारे 2 बॉर्डर्स हैं अफ़गानिस्तान के साथ मशरिक़ मगरिब दोनों में और भारत के साथ, वहाँ पर कशीदगी पाई जाती है। ट्रबल्ड बॉर्डर्स हैं, ट्रबल्ड रिलेशनशिप्स हैं। तो पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड कि जी 3 बॉर्डर्स पे ही पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे ना हों हमारे हमसाए के साथ। ईरान हमसाया मुल्क है और उसके साथ पाकिस्तान के तवील ताल्लुकात रहे हैं और अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। कभी कभार चैलेंजेस भी आए हैं लेकिन हमेशा चैलेंजेस ओवरकम हुए हैं। तो ये विजिट इज़ रियली डैमेज लिमिटेशन आप कह लें और ट्राइंग टू पुट द रिलेशनशिप ऑन अ पॉजिटिव ट्रैक। और रोहित साहब ये बताइएगा कि ऐसी सूरत हाल में जब हमें नज़र आ रहा है कि मगरिब के दरमियान और ईरान के दरमियान भी ताल्लुकात बहुत ख़राब हैं, पाकिस्तान पाइपलाइन के हवाले से ही मुश्किलात का शिकार है। ईरान कहता है कि जी वो पाकिस्तान पर पेनल्टी के लिए बैनुल अक़वामी अदालत से रुजू कर सकते हैं। पाकिस्तान को मगरिब का प्रेशर अलग जगह पर है। तो बाहिमी तिजारत को आगे ले जाना या कोई सरमायाकारी को या फिर पाइपलाइन को आगे बढ़ाना ये मुमकिन हो पाएगा इन हालात में? देखिए, तजारत पे तो कोई सैंक्शंस नहीं है किसी की तरफ से भी, ना अमेरिका की तरफ से ना किसी और मगरबी इदारे की तरफ से। तो तजारत में तो कोई रुकावट नहीं है। और ये अनाउंसमेंट आज कि जी हमारी यानी कि ट्रेड को $10 बिलियन तक ले जाने का एक एम्बिशन है, एक गोल है, एक एम है, मेरा ख्याल है ये खुशाइंद बात है। इसलिए कि ट्रेड जो है दोनों ममालिक के दरमियान वो बहुत ही मॉडेस्ट है, मुश्किल से $2 बिलियन के लगभग है। तो वहाँ तो बहुत गुंजाइश है। इसके अलावा मैं समझती हूँ कि जो ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो राप्रोशमा हुआ उससे भी पाकिस्तान के लिए सफारती स्पेस खुल गई है और आप ये भी कह सकते हैं कि इकोनॉमिक स्पेस भी खुल गई है कि हमारा ताउन जो है वो ईरान से हम बढ़ा सकते हैं। अब ये ज़रूर है कि अमेरिका इस दौरे से खुश नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान को तो अपना मुफाद देखना है। पाकिस्तान विल परस्यू इट्स ओन इंटरेस्ट, नॉट द इंटरेस्ट ऑफ अनदर कंट्री। और जो ईरान और इसराइल आमने सामने आए, ज़ाहिर ईरान ने हमले किए जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल शामिल थे, ड्रोन शामिल थे। फिर इसराइल की तरफ से दावा खुद तो नहीं किया गया मगर अमेरिका की तरफ से दावा हुआ अमरीकी अखबारात में कि जी हमला हुआ है, ईरान ने उसे मुस्तरद किया। आपको लगता है वो मामला अब कम अज़ कम जो एक खदशा था कि आगे बढ़ेगा, ये एक ऐसे साइकिल में चले जाएंगे कि एक दूसरे को जवाब दे रहे होंगे जिससे खित्ते में जंग का खतरा बढ़ सकता है, वो टल गया है? काफ़ी हद तक मैं समझती हूँ कि डी एस्केलेशन हो गई है इज़राइल और ईरान के दरमियान, इसलिए कि वो सूरत हाल बहुत ही एक ख़तरनाक मोड़ पे पहुंच चुकी थी। लेकिन बोथ कंट्रीज़ हैव स्टेप बैक फ्रॉम द ब्रिंक। साथ साथ लेकिन ये भी हमें तस्लीम करना पड़ेगा कि जब तक इज़राइल अपनी जंग जारी रखता है गाज़ा पे, तब तक एक ख़तरा हमेशा रहेगा कि ये जंग खित्ते में फैल सकती है। और इसीलिए ज़रूरत इस बात की है कि वहाँ जंग बंदी हो और अमेरिका अपना रोल प्ले करे और इज़राइल को मजबूर करे कि वो इस जंग का खात्मा करें। और आपको लगता है कि हालात अब ऐसे हैं कि इसराइल को मजबूर करे, क्योंकि एक ऐसी सूरत हाल नज़र आती है जिसमें बयानात ज़रूर अमेरिका की तरफ से दिए गए हैं मगर नेतन्याहू मानते नहीं नज़र आए हैं उन्हें? देखिए, 2 पहलू हैं इसके। एक तो जो आपने कहा कि इज़राइली हुकूमत जो है वो अमेरिका की नहीं सुन रही। दूसरा पहलू ये है कि अमेरिका में ये इंतखाबात का साल है, तो वो भी हावी हो रहा है सदर बाइडन पे, जो कि काफ़ी कमज़ोर पोजीशन पे हैं। तो जाहिर है वो चाहते हैं कि कोई ऐसा कदम ना लें जिससे कि जो जूइश वोट है अमेरिका में वो उनको छोड़ दे। वैसे तो उन्होंने मुसलमान वोट तो खो बैठे हैं वो, लेकिन ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ ना करें जिससे कि उनके इलेक्ट्रल चांसेस अफेक्ट हों। तो ये सूरत हाल को फिर और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहा है और गंभीर बना रहा है। बहुत शुक्रिया मुनीरुद्दीन साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम ब्रेक शामिल करते हैं। मईशत के इस्तेहकाम के हवाले से मुस्बत खबरें एक साथ आ रही हैं और बहुत सारी आ रही हैं, बात करेंगे ब्रेक के बाद। मईशत में इस्तेहकाम के हवाले से मुस्बत खबरें सामने आ रही हैं। नई हुकूमत के वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब टैक्स नेट में इजाफे और प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम तेज़ी से आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। उनके मुताबिक अगले IMF प्रोग्राम के हवाले से भी मामलात
आगे बढ़े हैं और जल्द इस पर पेशरफ्त होगी और अगले माह IMF का वक्त भी पाकिस्तान आएगा। वजीर खजाना ये भी बता चुके हैं कि रुपए की कदर के हवाले से भी IMF का कोई दबाव नहीं है और दूसरी तरफ ना सिर्फ रुपए की कदर में इस्तेहकाम है बल्कि ओपन मार्केट में ब्लैक मार्केट रेट और ऑफिशियल रेट अलग अलग होने के बजाय एक सिंगल ऑफिशियल रेट है और इस पर बैरूनी करेंसी दस्तयाब भी है। पाकिस्तान ने इस माह $1 अरब के यूरो बॉन्ड्स की अदायगी भी की, मगर उसके बावजूद ज़र मुबादला के ज़खायर नहीं गिरे और $8 अरब की सतह से ऊपर रहे। यानी स्टेट बैंक ने इंटरबैंक से डॉलर्स खरीदे और सप्लाई इतनी थी कि रुपए की कदर भी मुस्तहकम रही। जबकि अभी पाकिस्तान को स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत IMF से $1 अरब की आखिरी किस्त भी मिलनी है और आज ही वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का बयान सामने आया है कि जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर 9 से 10 अरब डॉलर्स हो जाएंगे। और आज स्टेट बैंक के जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान ने मार्च के महीने में $619 मिलियन का करंट अकाउंट सरप्लस दिखाया है, जो 2015 के बाद 9 साल में सबसे बुलंद करंट अकाउंट सरप्लस है और इसकी वजह ईद से पहले मार्च के महीने में आने वाले $2.95 अरब की तरसीलाते ज़र हैं। जबकि मार्च में किसी भी महीने में तारीख की बुलंद तरीन IT एक्सपोर्ट्स देखी गई और IT बरामदात $306 मिलियन रही। इसके अलावा मार्च में $258 मिलियन की बैरूनी सरमायाकारी देखी गई, जो कि गुज़िश्ता 20 माह में सबसे ज़्यादा है। जबकि आज वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब के बयान के मुताबिक पाकिस्तान कामयाबी से अपनी बैनुल-अक़वामी अदायगियाँ कर रहा है। पाकिस्तान पर आलमी इदारों का एतमाद बहाल हो चुका है। पाकिस्तान को फ़िलहाल बैनुल-अक़वामी फंडिंग की कमी नहीं है। करंट अकाउंट खसारा कम करने में कामयाबी मिली है। जुलाई तक PIA को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की निजकारी के लिए तुर्की और यूरोप से बातचीत जारी है। लाहौर और कराची एयरपोर्ट को भी प्राइवेटाइज किया जाएगा। अब कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं आएगी। इसके अलावा महंगाई में भी कमी आ रही है और आने वाले दिनों में शरह सूद में कमी की तवक्को है, क्योंकि अप्रैल में महंगाई मजीद कम होकर 17 से 18% के दरमियान रहने की तवक्को है, जो कि मार्च में 20.7% थी। और इस सब की वजह से स्टॉक मार्केट में तेजी का सिलसिला बरकरार है और स्टॉक मार्केट ने 523 पॉइंट्स इजाफे के साथ नया रिकॉर्ड बनाया और 100 इंडेक्स 71,400 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। एक साल में 100 इंडेक्स 74% बढ़ चुका है। यानी इस वक्त मुआशी तरक्की तो नहीं नजर आ रही, मगर मुआशी इस्तेहकाम के इशारे जरूर नजर आ रहे हैं। बात करेंगे मुआशी तजियाकार मोहम्मद सुहेल साहब हमारे साथ। सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। जाहिर है डिफॉल्ट के खतरात के बाद हम यहाँ तक पहुंचे हैं। डिफॉल्ट के खतरात खत्म हुए, IMF का स्टैंड बाय अरेंजमेंट आया, फिर मगर बातें होने लगी कि शायद हम 8-9 महीने के लिए स्टेबल हैं, फिर स्टेबिलिटी ना रहे। मगर अब इस बात को भी काफ़ी टाइम गुजर गया कि यह कहा जा सकता है कि हम कम से कम एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी में ज़रूर आ गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच अजय भाई। देखिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के इशारे तो पिछले 1 साल से हमें मिल रहे थे और अब उसको तक़वियत मिली है, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का आपने जिक्र किया। तो अब प्रोबेबिलिटी हाई है कि ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी सस्टेन रहे, मगर अभी भी ये कहना कि ये स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म रहेगी कबल अज़ वक्त है, क्योंकि बहुत सारे रिस्क अभी भी हैं। नहीं पता कि ऑयल प्राइसेस या कमोडिटी प्राइसेस कहाँ जाती हैं, नहीं पता कि IMF के साथ मामलात कैसे तय होते हैं, और जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है पाकिस्तान में वो भी गंभीर होती जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि साइंस ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी काफ़ी हद तक हैं और कंटिन्यूसली 1 साल से हैं, मगर ये नहीं भूलना चाहिए कि जो रिस्क हैं वो भी काफ़ी हाई हैं। सब रिफॉर्म्स के ज़ाहिर हर हुकूमत वादे करती है, मार्केट्स का कितना कॉन्फिडेंस है कि ये जो इकोनॉमिक टीम है वो डिलीवर करेगी और प्रोमिसेस पर अमल दरामद कर देगी, रिफॉर्म्स हो जाएंगे मईशत में फाइनली? देखिए, स्टॉक मार्केट का ट्रेंड को देखते हुए मार्केट ने तो केयरटेकर हुकूमत के भी इक़दाम को पॉजिटिवली लिया था और इस हुकूमत के भी इक़दाम को पॉजिटिव लिया जा रहा है। PIA की प्राइवेटाइजेशन हो या जो पेट्रोल की प्राइसेस और गैस की और बिजली की प्राइसेस जो ऑटोमेटिकली पास ऑन करने की बात हो और टाइमली IMF की ट्रांच को अमल दरामद करने की बात हो, तो ये सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, अभी तक हुई हैं। और इसके साथ साथ जो 1 साल से केयरटेकर हुकूमत ने जो इक़दाम किए IMF के शॉर्ट टर्म लोन में, उसके समरात भी हम देख रहे हैं, चाहे वो इन्फ्लेशन है बेहतर हो रहा है, चाहे करंट अकाउंट है बेहतर हो रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, और सबसे बढ़कर ये है कि जो रिजर्व्स की पोजीशन है वो काफ़ी मुस्तहकम हो गई है। तो बज़ाहिर तो जो चीज़ें हैं मार्केट उसको पॉजिटिवली ले रही है और इसीलिए हमने देखा कि आज एक नया रिकॉर्ड मार्केट ने बनाया है। ना सिर्फ रिकॉर्ड बनाया है बट ये जो वॉल्यूम है वो भी बहुत ही अच्छा हुआ है, 45 अरब रुपए का। इसका मतलब है कि पार्टिसिपेशन भी जो है इन्वेस्टर्स की वो बढ़ रही है।
सब ज़ाहिर पहले एक पैनिक का पीरियड देखा जिसमें डॉलर्स और बैरूनी करेंसी में लोग सरमायाकारी कर रहे थे, फिर अब शरह सूद इतनी ज़्यादा है उसकी तरफ रुझान। लॉन्ग टर्म में आपको नज़र आता है कि कैसा पीरियड आ जाए जिसमें शरह सूद कम हो, करेंसी में भी इस्तेहकाम हो और मुल्क में बाकायदा इन्वेस्टमेंट हो रही हो, सरमायाकारी हो रही हो? देखें, अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट में कमी की तवक्को बहुत जल्द करना मेरे ख्याल में सही नहीं होगा, क्योंकि हमने देख लिया है पिछले 10-20 साल में ये बूम बस्ट का साइकिल जो है वो ऑप्टिक्स के लिए होता है, पॉलिटिकल आपको उससे माइलेज मिल जाता है 1 साल 2 साल का, मगर वो आर्टिफिशियल ग्रोथ के नुकसान बहुत होते हैं। तो हमें लग रहा है कि करेंसी स्टेबल रहेगी, इंटरेस्ट रेट ग्रेजुअली कम होंगे, मगर ये कहना है कि इंटरेस्ट रेट 8-10% हो जाएंगे अगले 6 माह में या 1 साल में, ये मुश्किल भी लग रहा है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक मैनेजर्स को भी ये सबक मिला है और IMF को भी पता है कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमी को ग्रो करने के नुकसानात हैं। तो बज़ाहिर लग रहा है कि अगले 2-3 साल हम 2 से 3 या मे बी 3.5% की ग्रोथ अचीव करके जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं उस पर ज़्यादा फोकस करें, टैक्स बढ़ाने पे ज़्यादा फोकस करें, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने पे ज़्यादा फोकस करें, तो वो जो तरक्की की रफ्तार है वो मुल्क के लिए ज़्यादा बेहतर है। बहुत शुक्रिया, आपकी उसको आपने सुनी। आगे प्रोग्राम में था। अल्लाह हाफ़िज़।